नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। स्वागत है आपका एक बार फिर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर कल एजुकेशन का पेपर है, प्लीज़ एक लास्ट मिनट सजेशन का वीडियो बना दीजिए जिसमें सब कुछ कवर हो जाए। हमें थोड़ी घबराहट हो रही है। तो बस आपकी इसी घबराहट को दूर करने के लिए मैं ये स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ। मैंने बहुत मेहनत और रिसर्च करके आपके लिए 10 मार्क्स, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के वे सभी प्रश्न निकाले हैं जिनके कल के एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लिया तो समझो आपका पेपर बहुत शानदार जाने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 10 मार्क्स वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सीखने के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी का वर्णन करें। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत के महत्व की चर्चा करें। देखो, इसका मतलब है कि कैसे हम दो चीजों को जोड़कर सीखते हैं, जैसे खाने की खुशबू से भूख लगना। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पी पैवलोव ने 1904 में किया था। इसे शास्त्रीय अनुबंधन या एस टाइप कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। जब किसी स्वाभाविक उद्दीपक जैसे भोजन के साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक जैसे घंटी को बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी वही प्रतिक्रिया जैसे लार टपकाने लगता है जो वो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति देता था। इसे संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयोग। पैवलोव ने अपना प्रयोग एक भूखे कुत्ते पर किया। उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर उसे एक नली से जोड़ दिया। प्रयोग 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में कुत्ते को भोजन दिया गया जिससे लार अपने आप टपकी। फिर केवल घंटी बजाई गई तो लार नहीं टपकी। दूसरे चरण में पैवलोव ने घंटी बजाई और उसके तुरंत बाद भोजन दिया। ये कई दिनों तक चला। तीसरे चरण में एक दिन केवल घंटी बजाई गई और भोजन नहीं दिया गया, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। कुत्ता समझ गया था कि घंटी बजने का मतलब खाना मिलना है। इसी को अनुबंधन कहते हैं। शिक्षा में महत्व। ये अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक है, जैसे बच्चों को साफ सफाई और समय पालन सिखाना। इसका उपयोग भय निवारण के लिए भी किया जाता है। यदि कोई बच्चा किसी विषय से डरता है तो सुखद उद्दीपकों के साथ जोड़कर उसका डर दूर किया जा सकता है। ये भाषा शिक्षण में भी उपयोगी है। जैसे स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे अपना बैग पैक करने लगते हैं, भले ही टीचर पढ़ा रहे हों। ये कंडीशनिंग है। दूसरा प्रश्न है, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी का वर्णन करें और शिक्षा में इसके महत्व को लिखें। यह सिद्धांत कहता है कि हम इनाम और सजा से सीखते हैं। अच्छा काम करने पर इनाम मिले तो हम उसे दोबारा करते हैं। उत्तर देखिए। सिद्धांत। बीएफ स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन या आर टाइप कंडीशनिंग भी कहते हैं। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इस सिद्धांत में उद्दीपक से ज्यादा महत्वपूर्ण अनुक्रिया और उसका परिणाम होता है। यदि किसी कार्य का परिणाम सुखद होता है यानी पुरस्कार मिलता है तो प्राणी उस कार्य को बार बार करता है और सीख जाता है। प्रयोग। स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स बनवाया। इसमें एक लीवर लगा था। उन्होंने एक भूखे चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया। चूहा पहले इधर उधर घूमता रहा। अचानक संयोगवश उसका पैर लीवर पर पड़ा और खट की आवाज के साथ उसे भोजन मिल गया। भोजन ने यहां पुनर्बलन का काम किया। चूहे ने समझ लिया कि लीवर दबाने से खाना मिलता है। कुछ ही प्रयासों के बाद चूहे ने बिना गलती किए लीवर दबाना सीख लिया। शिक्षा में महत्व। आधुनिक शिक्षा में इसका बहुत योगदान है। अभिक्रमित अनुदेशन और कंप्यूटर आधारित शिक्षण इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, जहां छात्र को तुरंत फीडबैक मिलता है। यह सिद्धांत बताता है कि छात्रों के अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार और गलत व्यवहार पर सुधार का प्रयोग कैसे करना चाहिए। यह समस्यात्मक बालकों के व्यवहार को सुधारने में प्रभावी है। जैसे अगर होमवर्क पूरा करने पर बच्चे को चॉकलेट मिले तो वो अगली बार भी होमवर्क समय पर करेगा। तीसरा प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। शिक्षा में इसके महत्व को समझाएं। इसका मतलब है गलती करके सीखना। हम बार बार कोशिश करते हैं, फेल होते हैं और अंत में सही तरीका सीख जाते हैं। उत्तर पर ध्यान दें। सिद्धांत। E.L. थॉर्नडाइक को आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उनके अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो हम कई गलतियां करते हैं और बार बार प्रयास करके उन गलतियों को कम करते हैं। उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। प्रयोग। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पहेली बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स का दरवाजा एक लीवर दबाने से खुलता था। बाहर मछली रखी गई। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे यानी त्रुटि की। अचानक उसका पंजा लीवर पर पड़ा, दरवाजा खुला और उसने मछली खा ली।
अगली बार बिल्ली ने कम समय लिया और धीरे धीरे उसने बिना किसी गलती के एक बार में दरवाजा खोलना सीख लिया। शिक्षा में महत्व। यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए वरदान है, क्योंकि वे धीरे धीरे प्रयास करके सीख सकते हैं। गणित और विज्ञान जैसे विषयों में जहां अभ्यास की जरूरत होती है, वहां यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। यह छात्रों में धैर्य और परिश्रम के गुण विकसित करता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान इसी का उदाहरण है। जैसे साइकिल चलाना सीखना, आप कई बार गिरते हैं लेकिन कोशिश करते रहते हैं और अंत में बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। चौथा प्रश्न है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने यानी इनसाइट लर्निंग से क्या तात्पर्य है? कोहलर के प्रयोग का वर्णन करें। इसे कहते हैं अचानक दिमाग की बत्ती जलना, सूझबूझ से एकदम से समस्या का हल मिल जाना। उत्तर देखिए। सिद्धांत। गेस्टॉल्टवादियों का मानना था कि सीखना टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्णता में होता है। कोहलर के अनुसार सीखना प्रयास और त्रुटि से नहीं बल्कि सूझ या अचानक आई समझ से होता है। प्राणी समस्या की संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करता है और फिर दिमाग में अचानक समाधान आता है। प्रयोग। कोहलर ने सुल्तान नामक एक बुद्धिमान चिंपैंजी पर प्रयोग किया। उन्होंने उसे एक पिंजरे में बंद किया और छत से केले लटका दिए जो उसकी पहुंच से दूर थे। पिंजरे में कुछ खाली बॉक्स रखे थे। सुल्तान ने पहले उछलकर केले लेने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। फिर वो शांत बैठा और स्थिति को समझा। अचानक उसे अंतर्दृष्टि आई। उसने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा, उस पर चढ़ा और केले प्राप्त कर लिए। शिक्षा में महत्व। यह सिद्धांत रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है और तर्क व कल्पना शक्ति के विकास पर जोर देता है। यह गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को समझने में मदद करता है। यह पूर्ण से अंश की ओर सूत्र का पालन करता है। जैसे मैथ का कोई कठिन सवाल हल करते करते अचानक आपको आइडिया आता है कि अरे इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा, और सवाल हल हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, बुद्धि की सिद्धांतों के संदर्भ में स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी का वर्णन करें। स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि दो तरह की होती है, एक जो सब में होती है और एक जो किसी खास हुनर के लिए होती है। उत्तर समझते हैं। सिद्धांत। 1904 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि किसी एक शक्ति का नाम नहीं है बल्कि ये दो कारकों से मिलकर बनी है। पहला कारक है सामान्य कारक या जी फैक्टर। ये जन्मजात होता है और व्यक्ति के हर मानसिक कार्य में उपयोग होता है। जिसकी जी क्षमता जितनी अधिक होगी वो जीवन में उतना ही सफल होगा। दूसरा कारक है विशिष्ट कारक या एस फैक्टर। ये अर्जित होता है और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होता है। जैसे एक व्यक्ति में गायन का एस फैक्टर हो सकता है और दूसरे में गणित का। व्यक्ति अपनी विशिष्ट योग्यता को प्रशिक्षण द्वारा बढ़ा सकता है। जैसे लता मंगेशकर में संगीत का एस फैक्टर बहुत प्रबल था, लेकिन जी फैक्टर हर इंसान में सोचने समझने के लिए होता है। छठा प्रश्न है, थर्स्टन के बहुकारक या समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी की व्याख्या करें। थर्स्टन ने कहा कि बुद्धि न एक है न दो बल्कि ये 7 अलग अलग योग्यताओं का एक ग्रुप है। उत्तर देखिए। सिद्धांत। लुइस थर्स्टन ने स्पीयरमैन के जी कारक को नहीं माना। उन्होंने कहा कि बुद्धि न तो 2 कारकों से बनी है और न ही बहुत सारे, बल्कि ये कुछ प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। उन्होंने 7 ऐसी योग्यताएं बताईं: 1 शाब्दिक योग्यता, 2 शब्द प्रवाह, 3 आंकिक योग्यता, 4 स्थानिक योग्यता, 5 स्मृति, 6 प्रत्यक्षीकरण और 7 तर्क शक्ति। थर्स्टन के अनुसार कोई भी काम करने के लिए इनमें से कुछ योग्यताओं का समूह एक साथ काम करता है। जैसे एक इंजीनियर बनने के लिए स्थानिक स्पेस और आंकिक नंबर योग्यता दोनों का होना जरूरी है। 7वां प्रश्न है, अब्राहम मास्लो के प्रेरणा पदानुक्रम सिद्धांत यानी हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी का सचित्र वर्णन करें। मास्लो कहते हैं इंसान की जरूरतें सीढ़ी की तरह हैं, पहले रोटी कपड़ा, फिर सुरक्षा, फिर प्यार, फिर इज्जत। उत्तर पढ़ते हैं। सिद्धांत। अब्राहम मास्लो ने 1954 में मानवीय आवश्यकताओं का एक पिरामिड प्रस्तुत किया। उनके अनुसार इंसान की जरूरतें एक क्रम में होती हैं। जब तक निचली स्तर की जरूरत पूरी नहीं होती, व्यक्ति उच्च स्तर के बारे में नहीं सोच सकता। ये क्रम नीचे से ऊपर इस प्रकार है: 1 शारीरिक आवश्यकताएं, भूख प्यास, 2 सुरक्षा की आवश्यकता, 3 स्नेह और संबंध, 4 आत्मसम्मान और 5 आत्मसिद्धि। शिक्षा में भूमिका। शिक्षा में प्रेरणा का बहुत महत्व है। मास्लो का सिद्धांत बताता है कि शारीरिक आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, इसीलिए स्कूल में मिड डे मील योजना जरूरी है। स्कूल का वातावरण सुरक्षित होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए जिससे उनकी आत्मसम्मान की आवश्यकता पूरी हो। अगर बच्चे को जोरों की भूख लगी है, शारीरिक जरूरत, तो उसका मन पढ़ाई, आत्मसम्मान में नहीं लगेगा।
8वां प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? माध्य, माध्यिका और बहुलक के गुण दोष लिखें। बहुत सारे नंबरों के बीच का एक नंबर जो सबको रिप्रेजेंट करे। उत्तर देखिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ सांख्यिकी में वो मान जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसके 3 प्रमुख माप हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य मीन ये सबसे विश्वसनीय माप है। गुण ये है कि इसकी गणना में हर अंक का उपयोग होता है। दोष ये है कि अगर कोई एक अंक बहुत बड़ा या छोटा हो तो माध्यक गड़बड़ हो जाता है। माध्यिका मीडियन ये वो बिंदु है जो आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटता है। गुण ये है कि ये बहुत बड़े या छोटे अंकों से प्रभावित नहीं होता। दोष ये है कि ये माध्य जितना शुद्ध नहीं होता। बहुलक मोड ये वो अंक है जो सबसे अधिक बार आता है। गुण ये है कि इसे केवल देखकर ज्ञात किया जा सकता है। दोष ये है कि ये सबसे अशुद्ध माप है। जैसे क्लास के बच्चों की औसत हाइट निकालना, मीन, या ये देखना कि सबसे ज्यादा बच्चों के कितने नंबर आए हैं, मोड। 10 मार्क्स का आखिरी प्रश्न, सहसंबंध कोरिलेशन किसे कहते हैं? इसके प्रकार और महत्व लिखें। जब 2 चीजें आपस में जुड़ी हों, एक बदले तो दूसरी भी बदले। उत्तर देखिए। सहसंबंध का अर्थ जब 2 या 2 से अधिक चरों या घटनाओं के बीच ऐसा संबंध हो कि एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी परिवर्तन हो तो उसे सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण, यदि बुद्धिमानी बढ़ने पर परीक्षा के अंक भी बढ़ते हैं। सहसंबंध के प्रकार, 1 धनात्मक सहसंबंध जब एक बढ़ने पर दूसरा भी बढ़े, ऋणात्मक सहसंबंध जब एक बढ़ने पर दूसरा घटे, और शून्य सहसंबंध जब कोई असर न पड़े। शिक्षा में महत्व ये भविष्यवाणी में सहायक है। ये छात्रों को विषय चुनने में मदद करता है और शोध कार्यों में इसका उपयोग होता है। मेहनत और सफलता में धनात्मक सहसंबंध है। जितनी मेहनत उतनी सफलता। चलिए अब देखते हैं 5 मार्क्स वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा दें और लक्षण बताएं। मानसिक स्वास्थ्य मतलब सिर्फ बीमारी ना होना नहीं, बल्कि खुश और प्रोडक्टिव होना है। उत्तर देखिए। WHO के अनुसार परिभाषा, मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक रूप से काम कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण: 1 समायोजन क्षमता यानी हालात से तालमेल बिठाना, 2 संवेगात्मक स्थिरता यानी भावनाओं पर काबू, 3 आत्मविश्वास, 4 निर्णय लेने की क्षमता और 5 जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जैसे एग्जाम के स्ट्रेस में भी घबराने की जगह शांत होकर पढ़ाई करना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। क्वेश्चन 2, किशोरावस्था में होने वाली व्यवहारगत समस्याएं क्या हैं? शिक्षक और परिवार की भूमिका लिखें। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन: टीनेज में बच्चे गुस्सा करते हैं या गलत रास्ते पर जाते हैं। उन्हें प्यार और दोस्त जैसे सपोर्ट की जरूरत होती है। उत्तर देखिए। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। समस्याएं हैं आक्रामकता यानी गुस्सा, नशीली दवाओं का सेवन, अवसाद और अलगाव, अपराध प्रवृत्ति और खान-पान संबंधी विकार। शिक्षक और परिवार की भूमिका: माता-पिता और शिक्षकों को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। उनकी ऊर्जा को खेल या कला जैसी सही दिशा में लगाना चाहिए। उनकी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए और स्कूलों में उचित यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर कोई बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है तो उसे डांटने के बजाय कारण पूछना और समझना। क्वेश्चन 3, WHO द्वारा बताए गए 10 मुख्य जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स कौन से हैं? जीने के लिए जरूरी हुनर जैसे खुद को जानना और दूसरों को समझना। उत्तर देखिए। WHO ने 10 मुख्य जीवन कौशलों की पहचान की है। 1 आत्म जागरूकता, 2 सहानुभूति, 3 तार्किक सोच, 4 क्रियात्मक सोच, 5 निर्णय लेना, 6 समस्या समाधान, 7 प्रभावी संप्रेषण, 8 अंतर्वैयक्तिक संबंध, 9 तनाव से जूझना और 10 भावनाओं से जूझना। महत्व: आत्म जागरूकता का अर्थ है स्वयं को जानना। ये तनाव प्रबंधन में मदद करता है। सहानुभूति का अर्थ है दूसरों के जूतों में पैर डालकर देखना यानी दूसरों की भावनाओं को समझना। अगर दोस्त दुखी है तो उसकी जगह खुद को रखकर सोचना सहानुभूति है। प्रश्न 4, चिंता यानी एंग्जाइटी और अवसाद यानी डिप्रेशन के लक्षण और उपाय लिखें। चिंता मतलब बेवजह डर और अवसाद मतलब गहरी उदासी। उत्तर देखिए। चिंता के लक्षण: अकारण डर, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, नींद न आना।
अवसाद के लक्षण: लगातार उदास रहना, उम्मीद खो देना, थकान और ऊर्जा की कमी। दूर करने के उपाय: नियमित व्यायाम और योग करना, मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेना, एक नियमित दिनचर्या बनाना और दोस्तों परिवार के साथ बातें साझा करना। एग्जाम से पहले हल्का डर लगना सामान्य है, लेकिन डर के मारे कांपना एंग्जाइटी है। प्रश्न 5, मानसिक कल्याण में माइंडफुलनेस और ध्यान की भूमिका स्पष्ट करें। माइंडफुलनेस है आज में जीना और ध्यान है मन को शांत करना। उत्तर देखिए। माइंडफुलनेस, इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना, अतीत या भविष्य की चिंता किए बिना अभी पर ध्यान देना। ये तनाव कम करता है। ध्यान यानी मेडिटेशन, ये मन को शांत और स्थिर करने का अभ्यास है। इससे मन की शांति मिलती है, आत्मनियंत्रण बढ़ता है और सकारात्मक सोच आती है। खाना खाते समय सिर्फ खाने के स्वाद पर ध्यान देना माइंडफुलनेस है। प्रश्न 6, शिक्षा तकनीकी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? हार्डवेयर मशीन है, सॉफ्टवेयर उसके अंदर का प्रोग्राम है। उत्तर देखिए। हार्डवेयर उन मशीनों से तात्पर्य है जिनका उपयोग शिक्षा में होता है। ये इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर आधारित है। उदाहरण: कंप्यूटर, प्रोजेक्टर। सॉफ्टवेयर उन सामग्रियों से तात्पर्य है जो हार्डवेयर के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। उदाहरण: स्लाइड, वीडियो। अंतर: हार्डवेयर को छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं। हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर आत्मा है। आपका मोबाइल हार्डवेयर है और उसमें चल रहा ये वीडियो सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन 7, सिस्टम अप्रोच यानी प्रणाली उपागम क्या है? शिक्षा को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखना। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। उत्तर देखिए। सिस्टम अप्रोच ये शिक्षा को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखता है। ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसके 3 मुख्य चरण हैं: इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट। सोपान: समस्या की पहचान, दूसरा उद्देश्यों का निर्धारण, तीसरा व्यूह रचना, चौथा क्रियान्वयन और पांचवा मूल्यांकन। उपयोग: ये शिक्षा को नियोजित और वैज्ञानिक बनाता है और संसाधनों की बर्बादी रोकता है। जैसे चाय बनाना एक सिस्टम है, सामग्री यानी इनपुट, उबालना यानी प्रोसेस और चाय यानी आउटपुट। क्वेश्चन 8, शिक्षा में आईसीटी की भूमिका और सीमाएं लिखें। पढ़ाई में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल। उत्तर देखिए। आईसीटी का अर्थ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। भूमिका: इंटरनेट से ज्ञान का भंडार मिलता है, दूरस्थ शिक्षा संभव हुई है, एनिमेशन से शिक्षण रोचक बनता है और समय की बचत होती है। सीमाएं: ये महंगा है, ग्रामीण भारत में बिजली और नेटवर्क की समस्या है और कई शिक्षकों को इसका उपयोग करना नहीं आता। जैसे आप अभी YouTube के जरिए घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, ये आईसीटी है। क्वेश्चन 9, कंप्यूटर आधारित शिक्षा यानी CAL के लाभ और हानि लिखें। यानी जब कंप्यूटर टीचर बन जाए। उत्तर देखिए। कंप्यूटर आधारित अधिगम यानी CAL, जब कंप्यूटर का उपयोग एक शिक्षक की तरह किया जाता है। लाभ: छात्र अपनी गति से सीख सकता है, तुरंत फीडबैक मिलता है, छात्र जितनी बार चाहे दोहरा सकता है। हानि: कंप्यूटर में भावनाओं का अभाव होता है, छात्र में मौलिकता की कमी आ सकती है और ज्यादा स्क्रीन देखने से स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। डुओलिंगो जैसे ऐप से भाषा सीखना, जहां गलती करने पर ऐप तुरंत बता देता है। प्रश्न 10, ई लर्निंग और डिजिटल क्रांति पर संक्षिप्त नोट लिखें। इंटरनेट से पढ़ाई और शिक्षा में टेक्नोलॉजी का बदलाव। उत्तर देखिए। ई लर्निंग, जब पढ़ाई क्लासरूम से बाहर निकलकर डिजिटल माध्यमों पर होती है। विशेषता यह है कि ये कहीं भी कभी भी सीखने की आजादी देता है। डिजिटल क्रांति, शिक्षा में ब्लैकबोर्ड की जगह स्मार्ट क्लास और डिजिटल कंटेंट का आना। प्रभाव यह है कि इसने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है और शिक्षा का लोकतंत्रीकरण किया है। जूम या गूगल मीट पर क्लास करना ई लर्निंग है। आखिर में देखते हैं 2 मार्क्स वाले प्रश्न। प्रश्न 1, सीखना और परिपक्वता में अंतर लिखें। सीखना मेहनत से होता है, परिपक्वता उम्र से। उत्तर: सीखना लर्निंग ये अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करता है और जीवन भर चलता है, जैसे साइकिल चलाना। परिपक्वता मैच्योरेशन, ये जैविक प्रक्रिया है जो उम्र के साथ अपने आप होती है और एक समय बाद रुक जाती है, जैसे दांत निकलना। प्रश्न 2, स्मृति और विस्मृति की परिभाषा लिखें। याद रखना स्मृति, भूल जाना विस्मृति। उत्तर: स्मृति वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना ही स्मृति है। विस्मृति ड्रेवर के अनुसार किसी समय प्रयास करने पर भी पूर्व अनुभव को याद न कर पाना विस्मृति है।
कारण समय का अंतराल या दमन। प्रश्न 3, बुद्धि लब्धि IQ क्या है? G और S कारक में अंतर लिखें। IQ बुद्धि नापने का तरीका है। उत्तर IQ ये बच्चे की मानसिक विकास की गति को मापने का सूचकांक है। सूत्र IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। G और S कारक, G फैक्टर जन्मजात होता है और हर काम में आता है। S फैक्टर अर्जित होता है और विशिष्ट कार्यों जैसे संगीत और गणित के लिए होता है। क्वेश्चन 4, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अंतर लिखें। ग्राफ बनाने के 2 तरीके। उत्तर हिस्टोग्राम, इसमें आंकड़ों को सटे हुए आयतों रेक्टेंगल्स के रूप में दर्शाया जाता है। पॉलीगॉन, इसमें वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को रेखाओं द्वारा जोड़कर ग्राफ बनाया जाता है। क्वेश्चन 5, इनपुट आउटपुट डिवाइस और रैम रोम में अंतर लिखें। डेटा देना वर्सेस लेना और कच्ची वर्सेस पक्की मेमोरी। उत्तर इनपुट, जिससे कंप्यूटर को डेटा देते हैं, कीबोर्ड। आउटपुट, जिससे परिणाम मिलता है, मॉनिटर। रैम अस्थायी मेमोरी है, बिजली जाने पर डेटा मिट जाता है। रोम स्थायी मेमोरी है, डेटा सुरक्षित रहता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये थे आपके लास्ट मिनट सजेशन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। 10 मार्क्स, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे तो कल के पेपर में आपको कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना। जय हिंद।